हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये वन लाइनर क्वेश्चन की रहेगी। इससे पहले हमारी 6 से 7 क्लासें वो हो चुकी है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वन लाइनर MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं तो थ्योरेटिकल वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जो ओनली टेक्निकल रिलेटेड चैनल है। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके साथ में ही आपको जॉब रिक्वायरमेंट की, अप्रेंटिसशिप की, CTA रिलेटेड सभी जानकारी वो हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर शाम 8 बजे आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें आप टेक्निकल रिलेटेड वो जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास से वो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें सीट मेटल कार्य के लिए सॉफ्ट हैमर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल वर्क में आपने देखा होगा, जैसे टैंकी वगैरह बनती है, संदूक वगैरह जहाँ पर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे टाइप में हैमर रहते हैं। तो वो लकड़ी के हैमर वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो है ना, उससे जो सीट जो हमारी रहती है उस पर डेंट वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए लकड़ी के हैमर वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसको सॉफ्ट हैमर या मेलेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको सॉफ्ट हैमर भी बोलते हैं और मेलेट लकड़ी का जो हैमर होता है उसको मेलेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, रिवेटिंग करते समय रिवेट सेट का प्रयोग सीटों को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो रिवेटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या है, हम रिवेट सेट यूज़ करते हैं, डोली यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर एक रिवेट सेट भी यूज़ किया जाता है। तो उस रिवेट सेट का प्रयोग क्या होता है कि जो दो सीटें होती है जो एक दूसरे के साथ जोड़ने होती हैं, तो उन सीटों को आपस में चिपकाने के लिए रिवेट सेट का है वो प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है वो सही से सीट उनको मिल सके, सही से सेट हो सके दोनों सीटें आपस में। उसके बाद में उन पर रिवेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अधिक स्पेटरों का प्रयोग अत्यधिक करंट के लिए किया जाता है। अब अधिक स्पेटरों का प्रयोग अत्यधिक करंट के लिए किया जाता है, ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग के अंदर। आर्क वेल्डिंग के अंदर हम स्पेटर्स यूज़ करते हैं। तो वो जो ज़्यादा स्पेटर्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अत्यधिक करंट जहाँ पर हमें प्रवाहित करना होता है तो वहाँ पर हम ज़्यादा स्पेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में दिया हुआ है, एक माइक्रोमीटर में नेगेटिव त्रुटि है 0.03 मिलीमीटर है यदि वह 25.52 मिलीमीटर रीडिंग दर्शाता है तो सही डायमेंशन है वो 25.55 मिलीमीटर होगी। अब ये 25.55 मिलीमीटर कैसे होगी, तो जब भी नेगेटिव एरर होती है माइक्रोमीटर में तो जो रीडिंग होती है उसमें जितनी नेगेटिव एरर है, जितनी एरर है वो टोटल रीडिंग में ऐड कर देते हैं, और पॉजिटिव एरर में टोटल रीडिंग में जितनी एरर है वो माइनस कर देते हैं, यानी उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम नेगेटिव एरर दी हुई है यहाँ पर कितनी, 0.03 मिलीमीटर की दी हुई है, और एक्चुअल में हमारी जो रीडिंग निकल कर आई है वो 25.52 निकल कर आई है। तो 25.52 में हम 0.03 को ऐड कर देंगे, यानी कि नेगेटिव एरर को उसमें जोड़ देंगे, तो हमारी एक्चुअल में कितनी रीडिंग है वो निकल कर आ जाती है। माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर और जीरो एरर दो प्रकार की एरर रहती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर रहती है। तो पॉजिटिव एरर कब होती है, जब जो बैरल पर जो लाइन बनी होती है, जो बैरल या स्लीव पर जीरो लाइन जो होती है वो थिम्बल के जीरो के साथ में अगर मैच नहीं करती है तब क्या होती है, हमारी जीरो एरर होती है। और वो अगर जीरो है, वो थिम्बल का जो जीरो है वो डेटम लाइन यानी कि बैरल पर जो बनी हुई लाइन है उसके जीरो से पीछे जब रह जाती है तो पॉजिटिव एरर होता है, और जब उस बैरल या स्लीव पर बनी हुई लाइन से आगे जब निकल जाती है तब नेगेटिव एरर रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उसी के अकॉर्डिंग से फिर हम इसको कम या ज़्यादा करके सही रीडिंग है वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि टेप द्वारा होल की थ्रेडिंग करने के बाद यदि थ्रेड की क्रेस्ट है वो पूर्ण रूप से नहीं बनती है तो इस दोष का कारण टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तब क्या होगा, क्रेस्ट है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। ये पीछे की क्लास है, सेकंड या थर्ड नंबर, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से इसी क्वेश्चन को क्लियर किया है कि जब हम किसी होल में टेपिंग करते हैं तो उससे पहले हमें टेप ड्रिल साइज़ निकालना पड़ता है। ड्रिल साइज़ का फॉर्मूला भी मैंने आपको वहाँ पर क्लियर किया था कि TS-2D होता है। TS जहाँ पर टेप साइज़ होता है -2 इंटू D निकालने के लिए 0.61 गुणा पिच करते हैं। जितनी पिच की हम थ्रेड काटनी है उतनी पिच उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो टेप साइज़ दिया होता है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ड्रिल का साइज़ निकल कर आता है और उसी साइज़ का हम ड्रिल होल करते हैं। अगर उसी साइज़ का हम ड्रिल होल नहीं करेंगे, अगर छोटा ड्रिल होल करेंगे तो हमारा टेप टूटने का डर है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि छोटे साइज़ के होल में टेप हमारा आसानी से सीट नहीं मिल पाएगी। टेप को हम ज़बरदस्ती उसमें फोर्स करेंगे तो हमारा टेप है वो फंस जाएगा और फंस कर टूट जाएगा। और वहीं पर अगर होल है वो हमने बड़ा कर दिया ड्रिल साइज, टेप ड्रिल साइज से, तब क्या होगा, तो तब क्रेस्ट है वो पूर्ण रूप से नहीं बनेगा, यानी कि जो थ्रेड है उसकी क्रेस्ट है वो पूर्ण रूप से नहीं बनेगी, तो थ्रेड हमारी क्या है, कमज़ोर बनेगी उसमें। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इन्हीं जो डिफेक्ट्स हैं इनसे बचने के लिए पहले हमें क्या है, टेपिंग करने से पहले टेप ड्रिल साइज़ निकालना चाहिए, उसी साइज़ का ड्रिल हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च प्रेशर बॉयलर वेल्डिंग में आंतरिक दोष जांचने के लिए रेडियोग्राफिक टेस्ट है वो उपयुक्त होता है। ये रेडियोग्राफिक टेस्ट है वो किए जाते हैं ताकि उसके इंटरनल डिफेक्ट्स जो हैं, यानी कि जॉइंट के जो बाहर के डिफेक्ट्स हैं उनको तो हम आंखों से विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, लेकिन जो अंदर है, जॉइंट के अंदर जो डिफेक्ट्स आए हैं उनको चेक करने के लिए फिर क्या करते हैं, हम रेडियोग्राफिक टेस्ट करते हैं। जैसे एक्सरे नहीं करते, जैसे हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है वो टूट फूट जाता है, कुछ हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं। तो वही सब चीज़ें होती हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो वेल्डिंग जॉइंट है उसके अंदर के डिफेक्ट्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि एक नया हेक्सा ब्लेड है वो कुछ स्ट्रोकों के बाद यदि ढीला हो जाता है तो इसका कारण ब्लेड का खिंचाव होना है। यानी कुछ स्ट्रोकों के बाद अगर हमारा ब्लेड है, यानी कि हमने नया हेक्सा ब्लेड लिया, वो कुछ स्ट्रोक उसको काम में लिया, उसके बाद में अगर वो लूज हो गया, ढीला हो गया, तब क्या होगा कि उसमें क्या हो गया, ब्लेड में खिंचाव आ गया। ठीक है, ये दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं डियर फ्रेंड। एक क्वेश्चन आएगा कि नया हेक्सा ब्लेड हमने लिया, उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रोकों के बाद ढीला हो जा रहा है, तब तो होएगा ब्लेड में स्ट्रेस आना। और एक होता है कि हम हेक्सा ब्लेड को यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़े समय बाद में फिर लूज़ हो रहा है, फिर हम उसको दोबारा से टाइट करते हैं, फिर लूज़ हो जा रहा है, फिर हम उसको फिर टाइट करते हैं, फिर लूज़ हो जा रहा है, यानी कि बार बार है वो लूज़ हो रहा है हेक्सा ब्लेड हमारा। तब क्या होता है, तब हमारा जो आगे जो विंग नट लगा होता है, ठीक है, उसकी क्या चूड़ियाँ हैं वो घिस गई है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि अगर नया हेक्सा ब्लेड हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्ट्रोकों के बाद ढीला हो जा रहा है, तब तो है ब्लेड का खिंचाव होना। और अगर बार बार हमारा ब्लेड है वो ढीला हो जा रहा है तो हमारा जो विंग नट है उसकी चूड़ियाँ हैं वो घिस गई है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो हम विंग नट को चेंज करके इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि सोल्डरिंग की बिट है वो कॉपर से बनाने की वरीयता दी जाती है। यानी कि जो सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसकी बिट है, जो काबिया जिसको बोलते हैं, उसकी कॉपर की बिट बनाई जाती है। अब आगे का जो भाग है वो कॉपर का बनाया जाता है। अब ये कॉपर का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कॉपर होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। यानी कि जो कॉपर होता है वो धातु में क्या करता है कि कोई कहीं से भी हीट को जल्दी अवशोषित कर लेगा और आगे हीट को ट्रांसफ़र भी जल्दी कर देता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। यानी कि हीट का ट्रांसफ़र है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए सोल्डरिंग आयरन का बिट है वो कॉपर से बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर सिल्वर होता है वो इससे भी ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है, लेकिन डियर फ्रेंड सिल्वर है वो कॉस्टली होता है, इस वजह से क्या हम उसको सिल्वर का नहीं बना सकते हैं। कॉस्टली होने की वजह से क्या करते हैं फिर कॉपर का बनाते हैं, क्योंकि कॉपर हमारा सस्ता रहता है अकॉर्डिंग सिल्वर के। ठीक है, तो इसीलिए है वो सोल्डरिंग आयरन की बिट है वो कॉपर की बनाई जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है
नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रेजिंग के लिए सबसे उपयुक्त ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम होता है। ब्रेजिंग, अब एक सोल्डरिंग होता है, एक ब्रेजिंग होता है, दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो ब्रेजिंग को हम परमानेंट जॉइंट के में भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट जॉइंट में ब्रेजिंग को जाना जाता है। सोल्डरिंग होता है वो सेमी परमानेंट जॉइंट में आता है। तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम जो होता है उसको हम क्या न्यूट्रल फ्लेम के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन उसमें बराबर मात्रा में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन की अपेक्षा एसिटिलीन अधिक होने से जो फ्लेम बनता है उसे कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के फ्लेम बनते हैं गैस वेल्डिंग में। एक होता है न्यूट्रल फ्लेम, एक ऑक्सीडाइजिंग होता है और एक कार्बोराइजिंग होता है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम की। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या रहेगी, हमारी एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा वो कम रहेगी। ठीक है, अगर इसकी टेम्परेचर की बात करें तो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। अब न्यूट्रल फ्लेम में क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी कि दोनों गैसें हैं वो क्या रहेगी, समान मात्रा में रहेगी, यानी 1:1 में रहेगी। और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कार्बोराइजिंग, फिर न्यूट्रल और फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डियर फ्रेंड हमारा एसिटिलीन है वो कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कटिंग वगैरह करने के लिए, जहाँ पर क्या है हम ऑक्सीजन की मात्रा बाद में बढ़ा देते हैं। पहले न्यूट्रल फ्लेम से पार्ट को हीट करते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम रहती है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, गैस वेल्डिंग में 3 प्रकार की फ्लेम बनती है, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है डियर फ्रेंड, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बराबर मात्रा होगी। वहीं पर अगर हम बात करें कार्बोराइजिंग फ्लेम की, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में हमारी क्या रहेगी, एसिटिलीन की मात्रा है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।